ओके, तो नेक्स्ट जो पोएम है वो है क्रो एलाइट्स। ठीक है, यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चंस पढ़ने हैं बस। मैंने जहाँ तक कि 3 क्वेश्चंस ऐड किए हैं, एक और देखते हैं। एक क्वेश्चन है थीम के ऊपर। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है वो थीम के ऊपर है, रिफ्लेक्शन ऑफ वायलेंस एंड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इन टेड ह्यूजेस पोएट्री। तो आपको टेड ह्यूजेस की पोएट्री में सब में ही आपको एनिमल इमेजरी देखने को मिलेगी, वायलेंस की थीम देखने को मिलती है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आपको सब में ही देखने को मिलेगी। चाहे आप इसके अलावा लुपर्कल एक पोएम है वो आप देख लीजिए। ठीक है, क्रो सीरीज से बहुत सारी पोएम्स आपको वहाँ भी देखने को मिलेगा, जैगवार अनदर सीरीज ऑफ द पोएम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्रो एलाइट्स के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन द क्रो एज एन एंटी हीरोइक फिगर। तो ये आप अपने से पढ़िएगा, ऐसे क्वेश्चंस बनते नहीं है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ऐड किया। ठीक है, एनिमल इमेजरी को समझने के लिए। थर्ड क्वेश्चन मैंने ऐड किया है इमेजरी एंड सिम्बोलिज्म। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, बाकी डिटेल में आप पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूँगी पूरा, बाकी सेकेंड और थर्ड आपको डिटेल में खुद से पढ़ना है, शॉर्ट पॉइंट्स में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो इस पोएम से पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इससे आपको थीम वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो क्रो एलाइट्स की अगर हम बात करें तो टेड ह्यूजेस की पोएट्री में आपको प्राइमल वायलेंस की थीम देखने को मिलती है। ठीक है, प्राइमल वायलेंस इंस्टिंक्ट एंड हार्श रियलिटीज ऑफ सर्वाइवल, ये आपको देखने को मिलेगी। एंड यस 1970। और ये जो पोएम है ये इसका पावरफुल एक्सप्लोरेशन है। इसके पहले कि आपने जितने भी राइटर्स देखे हों उसमें से कोई भी राइटर ऐसे किसी भी बर्ड के बारे में नहीं लिखता है जो कि वायलेंट हो या नेगेटिव इमेजरी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अलावा। क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने डस्ट ऑफ स्नो लिखा है, वहाँ पे भी उन्होंने क्रो की बात की है। ठीक है, तो वो एक अलग आपको इमेजरी देखने को मिलेगी, डिफरेंट इमेजरी दैन द अदर राइटर्स। बट इसके अलावा आप जितने भी राइटर्स देखे, नाइटिंगेल या जो भी ब्यूटीफुल बर्ड्स हैं उनके बारे में बताया जाता है, किसी ने भी रॉ इमेजरी की या रॉ नेचर की बात नहीं की है। तो इसलिए टेड ह्यूजेस की पोइट्री थोड़ा सा डिफरेंट है। और टेड ह्यूजेस की पोइट्री में आपको रॉ एनर्जीज ऑफ नेचर देखने को मिलता है। तो इस पोएम में आपको क्रो दिखता है, क्रो emerges एज अ सिंबल ऑफ ब्रूटल वाइटैलिटी एंड द एग्जिस्टेंशियल स्ट्रगल। ठीक है, ब्रूटल वाइटैलिटी का एक सिंबल है क्रो, और एग्जिस्टेंशियल स्ट्रगल को भी दिखा रहा है, सिंबलाइज कर रहा है। ये जितने भी कीवर्ड्स हैं जिन्हें मैंने अंडरलाइन किया है ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, प्राइमर वायलेंस इंस्टिंक्ट, हार्श रियलिटीज ऑफ सर्वाइवल, ये सब। तो ये जो क्रो है, ये क्रो सीक्वेंस मैंने आपको बताया, क्रो सीक्वेंस की पोएम्स इन्होंने बहुत सारी लिखी है। दिस इज नॉट अ मेयर बर्ड, ये बर्ड नहीं है बल्कि ये मिथिकल एम्बॉडीमेंट है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का। बाइबल से इसको लिया गया है, ये भी आप लिख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, बिब्लिकल इमेजरी है क्रो की। और इस पोएम में दिस बर्ड इज प्रेजेंटेड एज डिसेंडिंग इनटू अ वर्ल्ड दैट इज डिफाइंड बाय कॉन्फ्लिक्ट एंड हॉस्टिलिटी। यहाँ पे दिखाया गया है कि जो बर्ड है एक ऐसी दुनिया में डिसेंड कर रही है, ठीक है, जो वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट और हॉस्टिलिटी से डिफाइन है। तो यहाँ पे भी आप मॉडर्न वर्ल्ड को, स्पेशली जो वर्ल्ड वॉर के टाइम की सिचुएशन है, उसको आप समझ सकते हैं। जो ये दुनिया है ये अब खूबसूरत नहीं है, इसमें कोई भी आपको एक म्यूचुअल इमोशन नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये दुनिया एक दूसरे के लिए हॉस्टाइल है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो इस जो बर्ड का आना है इस दुनिया में वो कोई जेंटल नहीं है, हारमोनियस नहीं है, बल्कि इस बर्ड का इस दुनिया में डिसेंड करना, उतरना, प्रवेश करना, ये सिग्नल करता है डिसरप्शन को एंड असर्शन ऑफ रॉ अनटेम्ड लाइफ फोर्स। क्या ये सिग्नल कर रहा है कि
दुनिया में डिस्ट्रप्शन हो रहा है, तबाही हो रही है। एजर्शन ऑफ रॉ आपको देखने को मिलेगा। अनटेम्ड लाइफ फोर्स मतलब कि जो इंस्टिंक्चुअल, जो इंस्टिंक्ट बेस्ड जो भी चीजें हैं लोगों की, वो दिखाई जा रही। जैसे कि अगर आपने सिगमंड फ्राइड पढ़ा है, किसी ने अगर पढ़ा है सिगमंड फ्राइड का साइको एनालिटिकल थ्योरी, उसमें उन्होंने बात की है इड, ईगो एंड सुपर ईगो की, ठीक है। देन उन्होंने एक अलग स्ट्रक्चर बताया, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। तो हम इसे ईद को अनकॉन्शियस से कनेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारा ईद पार्ट है वो हमारे प्राइमल एनर्जीज को दिखाता है, प्राइमल इंस्टिंक्ट जो बाय बर्थ है, जो रॉ है, जिसमें वायलेंट भी है, जिसमें लस्ट भी है, जिसमें एंगर भी है, ठीक है, जिसमें जितना भी नेगेटिव आप कह सकते हैं वो सब कुछ ईद पार्ट में है, जो हमारे माइंड में अनकॉन्शियस है। जैसे कि गुस्सा आने पे ऐसा लगना कि उसको थप्पड़ मार दे, ठीक है, जैसे मेरे को ऐसा नहीं लगता, मैं एक ह्यूमन इमोशन की बात कर रही हूँ। गुस्सा आने पे लोग क्या से क्या कर देते, कितने सारे क्राइम कर देते हैं, ठीक है, बहुत लोग अपने घर वालों का ही मर्डर कर देते हैं। तो ये जो है ये ऐसा क्यों होता है, तो ये ह्यूमन का एक वायलेंट पार्ट बताया जाता है। जो साइकोलॉजी है हमारी वो सोसाइटी के अनुसार ढाली गई है कि हमें इस सोसाइटी का हिस्सा बनना है तो हमें ऐसे बिहेव करना है। हम सिविलाइज्ड बने हैं, हम है नहीं सिविलाइज्ड। बचपन से हमारी ट्रेनिंग हुई है कि हमें ऐसे बिहेव करना है, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड वॉर के टाइम में वो पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी, कोलैप्स हो चुकी है, जो आपने द सेकेंड कमिंग में भी देखा है। थिंग्स फॉल अपार्ट, फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर, सेंटर कैन नॉट होल्ड द लूज अनार्की, ठीक है। ये सब आप जो भी देखते तो आप उससे भी इस पोएम को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पोएम वर्ल्ड वॉर के टाइम की ही है, ठीक है। तो अब जो लोगों का जो एक रॉ है, जो प्राइमल नेचर है वो दिख रहा है आपको। और यहाँ पे टेड ह्यूजेस ने कोई भी रोमांटिक नोशन की बात नहीं करी, नेचर के किसी भी रोमांटिक नोशन की बात नहीं करी है, जैसे कि वर्ड्सवर्थ करते हैं, जैसे कि कीट्स करते हैं, ठीक है। बल्कि उन्होंने यहाँ पे पोर्ट्रे जो किया है वो एक ऐसा नेचर पोर्ट्रे किया है दैट इज गवर्न्ड बाय वायलेंस एंड नेसेसिटी। ये जो दुनिया है इस समय वर्ल्ड वॉर के टाइम की दुनिया, वायलेंस और नेसेसिटी बेस्ड पे दुनिया चल रही, ठीक है। तो ये आपको समझना है। सेंट्रल थीम देखते हैं, इनएविटेबिलिटी ऑफ वायलेंस। इनएविटेबल मतलब विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, ठीक है। तो जो केओटिक सिचुएशन है, जो वायलेंस है, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता है, वो यहाँ पे थीम है। और ये जो क्रो है उसका सर्वाइवल किसी मॉरल वर्चू के थ्रू नहीं हो रहा है, बल्कि एग्रेशन एंड एडाप्टेबिलिटी के थ्रू हो रहा है। मतलब कि एक ऐसी दुनिया जहाँ पे टोटल ब्लडशेड है, जहाँ पे टोटल वायलेंस है, लोग अनसिविलाइज्ड है, तो वहां पे अगर आप सिविलाइज्ड भी हैं तो क्या आप सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आपको खुद भी उसी एग्रेशन का हिस्सा बनना पड़ेगा। यू हैव टू बी, you have to adopt those things in your nature so that you can survive for your existence। तो यहाँ पे सारी दुनिया में वही सारी चीजें हो रही हैं, जिसको हम वायलेंस कह सकते हैं, जिसको हम ब्लडशेड कह सकते हैं, जिसको हम प्राइमल एनर्जीज कह सकते हैं, ठीक है। और राइटर बात करते हैं यहाँ पे एग्जिस्टेंस खुद अपने आप में स्ट्रगल है। वे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड्योर, तो यहाँ पे आप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात कर सकते हैं, डार्विन की, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राइट। थीम ऑफ द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, राइट। आई विल शो यू हाउ दीज सिविलाइज्ड पीपल ईट, जो राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सभी लोग, ठीक है। तो ये इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वही एंड्योर करेगा। यहाँ पे कोई इमोशनल, कोई सेंसिटिव व्यक्ति का कोई काम नहीं है, वो तो रह ही नहीं पाएगा। तो इस पोएम में आपको एग्जिस्टियल आउटलुक की बात दिखती है, वेयर लाइफ इज डिवॉइड ऑफ इनहेरेंट मीनिंग, ठीक है, जहाँ पे लाइफ की जो इनहेरेंट मीनिंग है उससे अब वो परे है। और किसी भी व्यक्ति की लाइफ सस्टेन हो रही है कैसे? शेयर विल एंड इंस्टिंक्ट, जो उसकी एक विल है, जिसकी स्ट्रॉन्ग विल है और जो उसकी इंस्टिंक्ट है,
केवल उसी के थ्रू अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहा है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो कि क्रो के एक्शंस हैं वो कोई एथिकल अप्रोच से गाइड नहीं हो रहे हैं, बल्कि इंस्टिंक्ट से ड्राइव हो रहे हैं। इंस्टिंक्ट जो कहती है उसी के अकॉर्डिंग वो अपना सर्वाइवल कर रहा है, जिससे ये पोयम की जो इमेजरी है वो आपको बहुत टेरिफाइंग सिचुएशन दिखा रही है, बहुत ही फैसिनेटिंग सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। इस पोयम में आपको बहुत सारी इमेजरी देखने को मिलती है, ठीक है, जो कि इस हार्श विजन को री इन्फोर्स कर रहा है। तो आप में से जिनको भी याद है वो हार्श इमेजरीज आप 2 से 3 लिख सकते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? ठीक है, आप उस इमेजरी को लिख सकते हैं। Hughes employs stark, often brutal images to depict the crow's environment and behavior. और यहाँ पे जो क्रो का एनवायरनमेंट है, जो क्रो का जो बिहेवियर है, उसको दिखाने के लिए यहाँ पे ब्रूटल इमेज दिखाई गई। तो आप लोग 2 से 3 इमेजरी दिखाइए। शू विदाउट सोल, राइट। उसके अलावा बताइए। लैंग्वेज कैसी है यहाँ पे? लैंग्वेज फोर्सफुल है, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी, ओके, जो कि क्रो के एग्जिस्टेंस को इंटेंसिफाई कर रहा है। देयर इज लिटिल रूम फॉर सेंटिमेंटलिटी। मैंने आपको बताया कोई भी सेंटिमेंटल व्यक्ति, सेंसिटिव व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर सकता, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी आपको इमोशनल इमेजरी नहीं दिखेगी। रस्टेड कैन, शू विदाउट सोल, क्रो ओमनिशिएंट, यस, ये सारी इमेजरी आपको ऐड करनी होगी, ठीक है। कबर्ड विद ब्लैक कोट, राइट। ये सारी इमेजरी जितनी भी आप लोगों ने लिखी सारी इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिखाएंगे, ठीक है। एग्जिस्टेंशियलिज्म भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये पोयम कन्फ्रंट कर रही रीडर को विद द रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड वेयर सर्वाइवल डिमांड्स वायलेंस। तो यहाँ पे जब आप पढ़ रहे हैं कीट्स की पोइट्री से, वर्ड्सवर्थ की पोइट्री से जब आप स्विच करते हैं टेड ह्यूजेस की पोइट्री में, टीएस एलियट की पोइट्री में, तो एक अलग ही दुनिया आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। डब्ल्यूएच ऑर्डन की पोइट्री, एक अलग ही दुनिया देखने को मिलेगी। रोमांटिक एज की पोइट्री में आपको बहुत ज्यादा एक इमेजिनेटिव दुनिया देखने को मिले जहाँ सब कुछ अच्छा है, ओके। लेकिन आपको डिस्टोपियन जो वर्ड है वो आपको मॉडर्न एज की पोइट्री में देखने को मिलेगा, ओके। तो डीपर लेवल पे जो ये पोएम का जो मेन कैरेक्टर, जो मेन इमेजरी है क्रो, उसे हम देख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉडर्न ह्यूमैनिटी। ये मॉडर्न पीपल को सिंबलाइज कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और पोस्ट वॉर कॉन्टेक्स्ट में टेड ह्यूज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं डिसइल्यूजनमेंट एंड फ्रेगमेंटेशन ऑन द ऑफ द ह्यूमन कंडीशन की ये जो व्यक्ति है सॉरी, जो ह्यूमन है उसकी कंडीशन क्या हो चुकी है, डिसइल्यूजन्ड कंडीशन, फ्रैगमेंटेड कंडीशन। तो ये आप पोस्ट वर्ल्ड वॉर जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म आपने पढ़ा है एलटी प्री में, वहां पे आपको ये सारी कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है, राइट। तो जैसे कि जो क्रो है, जस्ट एज द क्रो नेविगेट्स अ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, humans too are depicted as struggling in a chaotic and often meaningless world. तो ये जो क्रो है ये पूरी ह्यूमैनिटी को सिंबलाइज कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और सभी लोग इस chaotic सिचुएशन में, मीनिंगलेस वर्ल्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पे आपने जो 2-3 इमेजरी लिखी है, कंटेनर विदाउट बॉटम, डार्क स्पाइन, कबर्ड विद ब्लैक कोट, हेड स्टेबल एंड रस्टेड कैन, शू विदाउट सोल, ये सब एग्जिस्टेंशलिज्म की थीम को दिखा रहा है, ठीक है, जो स्ट्रगल है उसको दिखा रहा है। द पोएम ब्रिजेस द गैप बिटवीन एनिमल इंस्टिंक्ट एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो जो एनिमल इंस्टिंक्ट है और जो ह्यूमन का एक्सपीरियंस है, दोनों के बीच एक बड़ा गैप जो है उसको ये पोएम ब्रिज कर रही है, उस गैप को खत्म कर रही है, ठीक है। So in conclusion, you can write, A Crow Alights exemplifies Hughes' fascination with the darker aspects of nature and existence. तो यहाँ पे राइटर का फैसिनेशन आपको देखने को मिलता है नेचर के डार्कर एस्पेक्ट से, एग्जिस्टेंस से।
एंड थ्रू द फिगर ऑफ द क्रो, इस क्रो के फिगर के थ्रू राइटर यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं एक कंपेलिंग विजन ऑफ लाइफ एज अ रिलेंटलेस स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। एक ऐसा विजन दिखा रहे हैं जो कि लोगों के सर्वाइवल का जो स्ट्रगल है, जिसमें वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं, निरर्थक प्रयास कर रहे हैं, उसको दिखा रहे। कंपेलिंग विजन है मतलब आप इसको देख रहे हैं तो आप एकदम फ्राइटेंड हो जा रहे हैं, ठीक है। दैट विजन इज डोमिनेटेड बाय वायलेंस एंड इंस्टिंक्ट। तो ये जो विजन है ये वायलेंस एंड इंस्टिंक्ट से डोमिनेटेड है। And the poem challenges readers to confront uncomfortable truths about both nature and themselves। और ये जो पोयम है रीडर को भी कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल ट्रूथ दिखाता है नेचर और उनके खुद के बारे में। तो ये लास्ट लाइन है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे अपना व्यू नहीं देना है, आप बस यहाँ तक लिखे दैट इज सफिशिएंट। तो ये बताइए आपको समझ में आया है ये? आप लोग बताइए, क्योंकि ये पोयम भी डिफिकल्ट है, इसका भी आप LT प्री का नोट्स पढ़ेंगे, ठीक है। आंसर लिखने के पहले एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको एक आइडिया रहेगा कि इसकी समरी क्या है इस पोयम की, ठीक है। और लाइंस में आपको लाइंस में जो जो इम्पोर्टेंट जो इमेजरी थी वो मैंने अभी आपको बताई ऑलरेडी, चैट बॉक्स में काफ़ी लोगों ने लिखी है। तो आप पोइट्री से कुछ कीवर्ड्स याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये बताइए आपको समझ में आया है नहीं? थीम देखिए, थीम ये प्री वॉर सिचुएशन को दिखाया गया है, वेयर द पीपल आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर एग्जिस्टेंस। यहाँ पे पोस्ट वॉर हॉरर्स को दिखाया गया है, थीम ये है, ठीक है। और जो पोस्ट वॉर सिचुएशन है यहाँ पे लोग अब ह्यूमैनिटी से ड्रिवन नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो एक जो रॉ इंस्टिंक्ट होती है ना, जो हमारी वायलेंट जो हमारा फोर्स है, हमारा जो ऐसा मैंने किसी क्लास में पढ़ा था कि जो इंसान है वो पैदाइशी पतित है, ठीक है। एक सर ने पढ़ाया था, एब्सर्ड थिएटर वो पढ़ा रहे थे, ठीक है, कि एब्सर्ड थिएटर की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि लोगों के साथ सिचुएशन ऐसी हो गई थी, मीनिंगलेस सिचुएशन थी, तो इसलिए ऐसे ड्रामा की जरूरत पड़ी जो एब्सर्ड सिचुएशन को दिखा सके। और वहाँ पे जब एग्जिस्टेंशलिज्म की आप थीम पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये लाइंस मैंने पढ़ी थी। तो इंसान पैदाइशी पतित है, इस लाइन को आप इस पोएम से कनेक्ट कर सकते हैं। जो ह्यूमन का एक जो बेसिक नेचर है वो आपको वर्ल्ड वॉर के टाइम पे देखने को मिला, और इसी के ब्लड रिडन माहौल को, एटमॉस्फेयर को, वायलेंस को टेड ह्यूजेस ने अपनी पोइट्री में दिखाया है, उस समय की पोस्ट वॉर सिचुएशन को, एग्जिस्टेंशलिज्म, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये बता सकते हैं पोस्ट वॉर हॉरिफिक सिचुएशन, एनिमल इमेजरी, वायलेंट फोर्स, प्राइमल नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यू कैन टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। क्या आपको उपासना समझ में आया? बताइए। ओके, जो पोयम में है उससे आपको परे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पोयम में तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या बकवास लिख दिया, आपको ऐसी फीलिंग आएगी बिल्कुल वैसे ही जब आप द बर्थडे पार्टी को पढ़ के फील कर रहे थे कि ये क्या लिख दिया, ये कैसा ड्रामा है कि क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम पी रहे हो, उसी को 4 बार पूछा गया। बट जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि द बर्थडे पार्टी, वेटिंग फॉर गोडो कितना इंपॉर्टेंट है, वो क्या बता रहे। तो आपको सेम चीज अप्लाई करनी है टेड ह्यूजेस की पोइट्री के ऊपर, ठीक है। हालांकि ये एब्सर्ड पोइट्री नहीं है, बट ये पोस्ट वॉर सिचुएशन को दिखा रही है और दोनों में आपको पोस्ट वॉर सिचुएशन देखने को मिलती है, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम कुछ की पॉइंट्स को बस देखेंगे। तो क्रो को यहाँ पे आप एक एंटी हीरोइक फिगर के रूप में देखते हैं जो कि ट्रेडिशनल पोइट्री के हीरोइज्म को सबवर्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखें जो क्लासिकल हीरोज की बात होती है जो कि नोबिलिटी, वर्चू, मॉरल पर्पस को रिप्रेजेंट करते हैं, एम्बॉडी करते हैं, जो यहाँ पे क्रो है वो क्रूड है, इनसेंसिटिव है, इंस्टिंक्ट ड्रिवन है, मॉरली एम्बिगुअस है। तो यहाँ पे आपको रिवर्स हम कह सकते हैं एक रिवर्स देखने को मिल रहा है थीम में, इमेजरी में। इवन जो हमारा जो कैरेक्टर है इस
पोइट्री का मेन कैरेक्टर क्रो, सिंबल, स्ट्रॉन्ग सिंबल, उसका पूरा आपको मीनिंग ही सबवर्ट मिलेगा। एंड इट इज अ पावरफुल सिंबल ऑफ मॉडर्न एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो ट्रेडिशनल पोइट्री में आपको कन्वेंशनल हीरोज मिलेंगे, या डब्ल्यू विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में भी आप देखें, सॉलिटरी रीपर की बात कर रहे हैं, नाइटिंगेल की बात कर रहे हैं, स्काईलार्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। शैली स्काईलार्क की बात कर रहे हैं, उसे बोल रहे हैं दाऊ ब्लिथे स्प्रेट, आई थिंक ये लाइंस आती हैं, ठीक है। और नाइटिंगल, नो नाइटिंगल डिड एवर चैट, इस तरह की लाइंस वर्ड्सवर्थ लिखते हैं। तो वहां पे वो ब्यूटीफुल वर्जन दिखा रहे हैं, यहाँ पे आपको हॉरिफिक वर्जन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको कोई भी ग्लोरी, जस्टिस, सायर, आइडल्स नहीं देखने को मिलेंगे, बल्कि सर्वाइवल पे पूरी थीम आपको बेस्ड मिलेगी, वेयर द एक्शंस आर गवर्न्ड बाय हंगर, एग्रेशन एंड इंस्टिंक्ट, ठीक है। एथिकल कोई फ्रेमवर्क नहीं है। जैसे क्रो है, नेगेटिव इमेजरी है, आउल नेगेटिव इमेजरी है, आपको ये दिखाना है, और एंटी हीरो के रूप में प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। एंटी हीरो है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि द सेकेंड कमिंग में आपको एंटी क्राइस्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है, स्लाउचिंग थ्रू बेथलेहम। ये एंटी हीरो ऑपरेट कर रहा है आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ ट्रेडिशनल हीरोइज्म, येट रिमेन सेंट्रल एंड कॉम्पेलिंग। एंटी हीरो है, ये ट्रेडिशनल हीरोइज्म की बाउंड्री को पार ऑपरेट कर रहा है, मतलब उससे परे काम कर रहा है। तो ये सारी आप लाइंस नहीं लिखेंगे, सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। और जो पोर्ट्रेयल है क्रो का, ये रिजेक्शन है किसका, जो रोमांटिसाइज्ड व्यू है नेचर का, ये ह्यूमैनिटी का। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें कोई भी ऐसी लाइन है जो आपको समझ में नहीं आ रही। इतना समझना है बस कि क्रो जो है वो ट्रेडिशनल यहाँ पे कैरेक्टर नहीं है, जहाँ पे हीरोइज्म आपको देखने को मिल रहा है, ग्लोरिफिकेशन मिल रहा है नेचर का, या कुछ अच्छी बातें हो रही है। यहाँ पे टोटल रिवर्जन है ड्यू टू वर्ल्ड वॉर। पूरा नेगेटिव जितना भी आपको थॉट समझ में आ रहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ब्लडशेड, हॉरर, एग्जिस्टेंशलिज्म, स्ट्रगल, ठीक है, आप उस सब की बात कर सकते हैं। मॉडर्न कंडीशन की बात कर सकते हैं, केओटिक सिचुएशन, अनसर्टेनिटी, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिल रहा है। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में वर्ल्ड वॉर जितने भी हो रहे हैं ग्लोबल ही था, ठीक है। और यहाँ पे क्रो के थ्रू डिसइल्यूजनमेंट दिखाया गया है, एब्सेंस ऑफ मीनिंग और ऑर्डर, ठीक है। और जो क्रो का इंडिफरेंस है मॉरल वैल्यूज को, वो आप समझ सकते हैं, जो लोग हैं वो बिल्कुल इंडिफरेंट है मॉरल वैल्यूज के लिए। अब कोई भी मॉरलिटी के बारे में नहीं सोच रहा। तो आप अभी के सिनेरियो में कनेक्ट कर सकते हैं इसको, जो भी अभी भी वॉर हो रहा है, स्पेशली अभी रिसेंट में तो 2-3 सालों में आप लोगों ने तो कई वॉर सुन लिए, रशिया यूक्रेन का, फिर अभी इसराइल ईरान, आई थिंक, ठीक है, और भी कई सारे। तो ये क्या दिखा रहे हैं लोगों के इंडिफरेंट एटीट्यूड को दिखा रहे हैं, वायलेंस, ठीक है। और यहाँ पे आपको कोई भी एथिकल कॉन्स्ट्रेन नहीं देखने को मिलेगा। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। एंटी हीरो पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, सिर्फ आपके समझने के लिए इसको ऐड किया गया है, ठीक है। और यूज ऑफ इमेजरी एंड सिंबलिज्म, इसे आप पढ़ेंगे। पहला और तीसरा क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है। पहला क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है, सेकेंड क्वेश्चन सिर्फ आपको क्रो की इमेजरी समझने के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आप पढ़ लीजिएगा, इमेजरी पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको कोई भी डेकोरेटिव या रोमांटिक डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा है, हार्श कॉन्क्रीट इमेजरी मिल रही है, क्योंकि जैसे एब्सर्ड थिएटर में आपको एब्सर्ड बातें मिल रही हैं, क्योंकि उस समय एब्सर्डिटी थी, एग्जिस्टेंशलिज्म की थीम देखने को मिली, लोग स्ट्रगल कर रहे थे, वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हार्श कॉन्क्रीट इमेजरी दिखती है ताकि ब्रूटैलिटी को दिखाया जा सके, ठीक है। तो क्रो, जैसे आप सभी लोग नेगेटिव इमेजरी बोलते हैं, हम सभी नेगेटिव ही बोलते हैं, डार्क इमेजरी, इसे एम्फसाइज किया गया, इसे यूज किया गया है टू एम्फसाइज टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, अनईज, अनईज की। जैसे कि किसी के घर में बिल्ली अगर रो दे तो क्या बोलते हैं लोग, कि किसी की डेथ हो जाएगी। हमें नहीं पता कि ऐसा होता है कि नहीं होता, बट लोगों ने बिल्ली के रोने को कनेक्ट किया है, स्पेशली रात के टाइम पे रोना बिल्ली का। तो आपके घर में भी आप लोग भगा देते होंगे उस बिल्ली को, ऐसा लगता है कितना जैसे
मतलब बहुत बहुत नेगेटिव से एटमॉस्फेयर हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं ठीक है। और यहाँ पे सिंबॉलिक एलिमेंट आपको क्रो ही देखने को मिल रहा है, तो अभी हमने सारे सिंबल्स इसको डिस्कस किए, तो इसको आप लिख सकते हैं रॉ एलिमेंटल फोर्स जो कि बियॉन्ड मॉरल बाउंड्रीज एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको इंस्टिंक्टिवल लाइफ देखने को मिलेगी ड्रिवन बाय हंगर एंड वायलेंस। तो यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं पावर का हंगर, यहाँ पे कोई खाने की हंगर की बात नहीं हो रही है, पावर, ठीक है, उसी की बात हो रही है। एंड ये जो क्रो है ये सिंबल ऑफ बोथ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पे आपको बिब्लिकल रेफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। एलाइटिंग, क्रो एलाइटिंग जो है ये क्या दिख रहा है, सिंबॉलिकली ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि क्रो का अराइवल माना जा रहा है एक इंट्रूजन इनटू एन ऑलरेडी फ्रेजाइल वर्ल्ड, एक ऐसा दुनिया जो ऑलरेडी फ्रेजाइल है, तबाह हो ही रहा है, उसमें क्रो का आना इस बात को सिंबलाइज कर रहा है कि अब और केओटिक सिचुएशन होने वाली है, अब ये जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल नहीं हो सकती है, अब और ब्लडशिट होगा और वायलेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टेड यूजर्स का ये बिलीव देखने को मिलता है कि लाइफ इज इनहेरेंटली अनस्टेबल एंड अनप्रेडिक्टेबल। पोस्ट और सेंसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी जैसे मैंने अभी आपको बताया, और जो आपको इमेजरी देखने को मिलती है ब्लीकनेस इंटेंसिटी ऑफ विजुअल मिरर्स, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप लोग ने बहुत सारी इमेजरी यहाँ पे लिखी है, तो वो सब ब्लीक इमेजरी का बेस्ट एग्जाम्पल्स है जो कि उस समय के कॉन्फ्लिक्ट के साइकोलॉजिकल और कल्चरल आफ्टरमाथ को, मतलब वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट हुआ, लोग संभले, देन वर्ल्ड वॉर टू हुआ, बिल्कुल संभल नहीं पाए लोग, तो वर्ल्ड वॉर के बाद का जो भी तबाही थी, जो डिस्ट्रक्शन था, उसका लोगों पे क्या साइकोलॉजिकल और कल्चरल इम्पैक्ट पड़ा उसको दिखाया गया है। और आपने द ग्रैप्स ऑफ रैथ में 1939 का जो डस्ट बाउल जो था वो पढ़ा, डस्ट बाउल का जो हम कह सकते हैं इम्पैक्ट, वो आपने पढ़ा, डस्ट बाउल स्टॉर्म का। देन आपने ग्रेट माइग्रेशन के बारे में भी पढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड, ठीक है। तो ये सब आपको रिलेट कर सकते हैं, ग्रेट डिप्रेशन में आप अमेरिका की सिचुएशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन इमेजरी के थ्रू राइटर नेचुरल वर्ल्ड को ह्यूमन एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट करते हैं और वो सजेस्ट करते हैं कि जो वायलेंस है जो इस नेचर में दिख रहा है वो ऑलरेडी ह्यूमन सोसाइटी में विजिबल है, ठीक है। नेचर का वायलेंस मतलब जो क्रो इमेजरी की बात हो रही है। यहाँ पे आपको शॉर्ट फोर्सफुल लाइंस देखने को मिले, बहुत लेंथी सेंटेंस नहीं ऐड किए हैं टेड ह्यूजेस ने, छोटी लाइंस हैं, फोर्सफुल है, पावरफुल वर्ब्स हैं जो कि आपको एक एनर्जी इमीडिएसी की इमेजरी दिखाते हैं, ठीक है। तो आपको इन्हीं कुछ कीवर्ड्स को पढ़ना है और इन्हीं को ही लिखना है, जो जितनी भी बेस्ट लाइंस हैं वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। इस लाइन को आप जरूर ऐड कर सकते हैं, थ्रू स्टार्क विजुअल एलिमेंट्स एंड पावरफुल सिंबल ऑफ द क्रो टेड यूजेस प्रेजेंट्स अ वर्ल्ड डिफाइंड बाय वायलेंस, सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंशियल अनसर्टेनिटी, ठीक है। And the poem challenged traditional poetic conventions and offers a raw, uncompromising vision of life. तो इस कंक्लूजन को आप स्पेशली इस यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन को आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया ये, क्या इसमें अब कोई आपको डाउट है? इसको आप लोग पढ़िएगा, थीम ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं उसी को रिपीटेडली लिखा गया है, थोड़ा सा आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा लैंग्वेज में, तो आप लोग तो इसे पढ़ेंगे, ओके। टोन एंड स्टाइल ऑफ
हेलो, एम आई ऑडिबल? बताइए, क्या मैं ऑडिबल हूँ आप लोग को? ओके, एक्चुअली पावर कट हो गया था जिसके कारण नेटवर्क लॉस्ट हो गया था। तो लास्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए, क्रो एलाइट्स में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ना है। थीम बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन है इमेजरी एंड सिंबोलिज्म है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपको मिलता है अगर इससे रिलेटेड तो आप उसको लिख सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन थीम ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, इसको आप पढ़ सकते हैं। देखिए, क्वेश्चंस बहुत सारे मैंने ऐड किए हैं, आपको केवल शुरुआत का एक क्वेश्चन थीम बेस्ड पढ़ना है और एक क्वेश्चन इमेजरी एंड सिंबोलिज्म से पढ़ना है। बाकी आपके पास टाइम है तो आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। ठीक है क्योंकि पोएम इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनते हैं, बन सकते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब सिलेबस ज़्यादा होता है तो कंपैरेटिवली क्वेश्चंस बनते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने जो सब्जेक्टिव एग्जाम दिया था, मैंने आपको शायद किसी क्लास में बताया भी था, बहुत सारे वर्क्स थे, 200 से ज़्यादा वर्क्स थे। और जो क्वेश्चंस बने थे, जितने भी 15 क्वेश्चंस थे, सब लॉन्ग में थे। तो 3-3 राइटर को एक साथ पूछा गया था। कंपैरेटिवली क्रिटिसिज्म कंपैरेटिवली पूछा गया था, मतलब एरिस्टोटल से टीएस एलियट। तो जो उस एग्जाम का पैटर्न था वो असिस्टेंट प्रोफेसर का था, वो अलग पैटर्न था। एलटी ग्रेड का पैटर्न अलग होता है। ठीक है, क्या आप आवाज़ सुन पा रहे हैं मेरी? बताइए। ओके, तो एलटी ग्रेड का पैटर्न होता है, इसलिए मैं आपको वो सारी चीज़ें नहीं बता रही जो मैंने अपने एग्जाम में देखी। लेकिन सिर्फ मैं आपको एक सिचुएशन दे रही हूँ कि सपोज दैट कि मॉडर्न एज के 2 राइटर्स को कंपैरेटिवली पूछा जाए तो आप उस सिचुएशन के लिए तैयार रहें। और इसीलिए मैंने आपको क्रो एलाइट से कोरिलेट करके सेकेंड कमिंग बताया है, क्योंकि दोनों में आपको वर्ल्ड वॉर के बाद की सिचुएशन दिख रही है। ठीक है, तो आप इंटर रिलेटेड करके भी पढ़ना थोड़ा सा सीखिए। इस अगर आपसे नहीं भी पूछा जा रहा है इंटर रिलेटेड करके, इंटरटेक्चुअलिटी में, या 2 क्वेश्चंस को एक साथ, 2 पोएम को कंपैरेटिवली, तो भी अगर आप इनकेस एक आध लाइन ऐड करते हैं कंपैरेटिवली तो वो बहुत अच्छा इंप्रेशन बनाती है। ठीक है, बट वो रेलेवेंट होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने ज़बरदस्ती लिख दी सिर्फ नॉलेज शो ऑफ करने के लिए, वैसा नहीं होना चाहिए। जैसे अभी आपने यहाँ पे मॉडर्न एलिची वाला जब आप पढ़ रहे थे तो आपने देखा था एक लाइन उसमें जॉन मिल्टन की लिसिडास की ऐड की गई थी, तो वहां पे आप इन मेमोरियम का एग्जांपल दे सकते हैं। यू कैन टॉक अबाउट एडोनाइज टू प्रूव योर पॉइंट्स, टू शो योर नॉलेज, बट शो ऑफ नहीं करना है। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई हैं। ठीक है, ओके, रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। चलिए, नेक्स्ट आज की पोएम हम पढ़ते हैं, वॉन्ट्स। क्या आपको क्रो पोएम में कोई प्रॉब्लम हो रही है? इसमें क्वेश्चंस ज्यादा है, आपको ज्यादा क्वेश्चंस में नहीं फंसना है, केवल 2 क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, एक थीम बेस्ड, एक सिंबलिज्म एंड इमेजरी। ये शॉर्ट नोट्स मैंने ऐड किए थे ताकि आप कुछ की पॉइंट्स देख सके। ठीक है, ये क्विक रिवीजन वाले पॉइंट्स हैं, इसको आप जरूर ऐड करेंगे, इसलिए ऐड किया था मैंने। इसको आप पढ़ लीजिएगा। इन पॉइंट्स को जरूरी नहीं आप प्रिंट आउट करो, आप नोट्स में भी लिख सकते हो।